नमस्ते। 2024 का इलेक्शन अब आखिरी चरण में है। 7वें चरण का चुनाव और जो फाइनल फेज है वो 1 जून को वोट डाल दिए जाएंगे। इस बार कुल जो वोटर हैं वो 96.88 करोड़ 96.88 करोड़ वोटर टोटल 2024 में हुए थे और 543 लोकसभा की सीट के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के विधानसभा इलेक्शन भी हो रहे हैं। इसके अलावा 25 बाई इलेक्शन 12 राज्यों की असेंबली के लिए भी हो रहे हैं। मैं ये जो वोटरों का मतलब कुल वोटर की संख्या जो है, जब 1952 में देश ने पहला आम चुनाव किया था तो उस समय 17.32 करोड़ थी। पिछला 2019 इलेक्शन में 91.2 करोड़ और अब 96.88 करोड़। अगले इलेक्शन आते आते ये 100 करोड़ का हम लोग फिगर पार ही कर लेंगे। आज मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूं कि मोदी जी और बीजेपी महिलाओं के लिए कितनी संवेदनशील है, कितनी कंसर्न है, उस पे बात करेंगे। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, जो जेंडर रेशियो है 1000 के पीछे कितनी महिलाएं वोटर हैं, तो 2019 में 928 थी। 1000 पुरुषों के पीछे 928 थी और 2024 में ये बेहतर हुआ है ये अनुपात, अब वो 948 है। तो वो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। एक और चीज बता दें, 2024 की इलेक्टोरल रोल जो आई अभी नई, पुरानी 2023 के मुकाबले, उसमें 2,63,00,000 2.63 करोड़ नए वोटर आए और इस 2.63 का ब्रेकअप ये है कि महिला वोटर्स आई 1.41 करोड़ और पुरुष वोटर आए 1.22 करोड़। तो देर एक सर्टन महिलाओं में अवेयरनेस ज़्यादा है, महिलाएं ज़्यादा बढ़ चढ़ के अब हिस्सा ले रही हैं और इस 96.88 करोड़ का मोटे तौर पे अगर 948 का रेशो करें, करीब आधा मान के चलिए कि आधी महिलाएं इसमें वोटर हैं। अब आज हम लोग थोड़ी बात ये करेंगे कि मोदी जी और बीजेपी कितना भला की महिलाओं का। 10 साल का समय हो गया है मोदी जी को, हर चीज में बढ़ चढ़ के बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। तो इस बार जरा मैं आपको एक मोटा अंदाज दे दूं, एक ओवरऑल पिक्चर। 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और कुल 8,337 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इसमें से महिला प्रत्याशी 797 है, 10% से कम, कुल प्रत्याशियों की 10% से कम। और बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशी उसके चुनाव मैदान में है उसमें 69 महिलाओं को टिकट दिया है। मैं एक फिगर आपको और दे के मुख्य मुद्दे पे आता हूं। मोदी जी के मतलब क्या क्या 2010 में उन्होंने किया। लोकसभा 2019 में कुल 78 महिलाएं चुन के आई। सबसे ज़्यादा वोट महिलाएं चुन के यूपी और वेस्ट बंगाल से आई, 11 ईच। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए, जहां वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। तो रेशियो के हिसाब से उत्तर प्रदेश काफ़ी फिसली है, लेकिन ओवरऑल उसमें वेस्ट बंगाल से काफ़ी महिलाएं चुन के आई। महाराष्ट्र से 8 और उड़ीसा से 7 महिलाएं चुन के आई। तो ये एक अच्छी बात थी। उड़ीसा में 21 शायद सीटें हैं, उसमें से 7 महिलाएं चुन के आई। राज्यसभा में कुल 231 स्थान हैं, जिसमें से 27 महिलाएं हैं। अब हम लोग जरा आ जाएं कि बीजेपी कितनी कंसर्न है। देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य में केवल 2 गवर्नर केंद्र सरकार नियुक्त करती है, बीजेपी सरकार नियुक्त करती है जो केंद्र में है। केवल 2 गवर्नर महिलाएं हैं, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में। लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 हैं, जो 5 राज्यों में से दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इस तरह से इसमें 0 महिलाएं हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। लक्षद्वीप में, जैसे दमन दीव में, इसमें से 0 महिलाएं हैं। तो कुल 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में केवल 2 महिलाओं को केंद्र की तरफ से नामित किया गया है कि वो वहाँ पे जाके केंद्र सरकार की तरफ से उस राज्य की देखभाल करें। एक चीज़ और, इसमें तो ना किसी की ज़रूरत है, कुल कितनी स्टेट उसमें अध्यक्ष महिलाएं हैं।
तो 28 स्टेट में केवल 2 अध्यक्ष बीजेपी की 2 महिला अध्यक्ष हैं, और जो 8 यूनियन टेरिटरी है उसमें 0, तो उसमें भी 36 में केवल 2। अब जरा प्राइम मिनिस्टर साहब का 10 साल का लेखा जोखा ले लिया जाए मोदी जी का। मोदी जी ने जिस तरह से अभी अपशब्द कहने में और मतलब असंसदीय भाषा, इसमें तो उनका कोई मुकाबला कर नहीं सकता है जिस तरह की भाषा वो यूज़ करते हैं। और हल्ला ये मचाते हैं कि गाली उनको पड़ती है, गाली सबसे ज़्यादा खुद देते हैं और फिर गाली उनको पड़ती है। कुछ याद दिला दूं आपको, जर्सी गाय किसने बोला था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? दीदी ओ दीदी करके ये ममता बनर्जी की मौके की हंसी किसने उड़ाने की कोशिश की थी? और तो और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, स्लिप ऑफ टंग किसी से हो सकता है, लेकिन मोदी जी जो टेलीप्रॉम्प्टर ही देख के पढ़ते हैं, वो बेटी बचाओ और बेटी पटाओ बोल गए थे, और आपने आज तक कहीं सुना कि उन्होंने इसके लिए माफी मांगी? भाई अगर स्लिप ऑफ टंग मुझसे भी हो सकता है, माफी मांगेंगे। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पटाओ, और एक बार भी ये नहीं कह रहा है कि मुझसे गलती हुई। मैं एक तरफ और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, भाजपा में महिला नेत्रियों के साथ क्या हुआ, जो उनकी महिला नेताएं हैं जो टॉप रैंक की हैं। आपको याद है सुषमा स्वराज जी थी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी 2014 से पहले, मतलब रनिंग में थी, ये माना जाता था कि वो एक दिन देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया 2014 में, और फॉरेन मिनिस्टर बना के मोर और लेस उनको नॉन फंक्शनल कर दिया, सारा काम फॉरेन मिनिस्ट्री का खुद देखने लगे। दूसरा एक नाम उमा भारती, तेज तर्रार, गंगा के लिए, और इसके मतलब अपने वो उनको क्या किया, टिकट तक नहीं दिया, घर बिठा के रखा है। सुमित्रा महाजन स्पीकर बनाया गया था, अब क्या किया है, कहाँ बिठा के रखा है? वसुंधरा राजे, राजस्थान की चीफ मिनिस्टर, सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर, वर्तमान में सबसे तेज तर्रार, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है? मैं एक चीज़ और, एक तरफ और आपका ध्यान, जैसे बीजेपी इलेक्शन में महिलाओं के मतलब उनकी महिला नेत्रियां क्यों नहीं प्रचार करती हैं? वाई दे आर आउट? उनको महिलाओं के वोट नहीं चाहिए क्या? क्योंकि एक तरफ मैं प्रमुख विपक्षी जो इंडिया अलायंस के जो प्रमुख पार्टनर उनके नाम ले लूं। इंडिया के जो सबसे प्रमुख पार्टनर कांग्रेस, अगर उनकी महिला नेत्री कहीं है तो प्रियंका गांधी धमाल मचाए हुए हैं। मैं सोनिया गांधी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस समय का जो सबसे ज़्यादा मोदी जी को अगर कोई माकूल जवाब दे रहे हैं तो प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, समाजवादी पार्टी, डिम्पल यादव। बिहार में चलिए, आरजेडी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य। झारखंड में चलिए तो हेमंत सोरेन जी की पत्नी। बंगाल में चलिए, ममता दीदी। जम्मू कश्मीर पहुंच जाइए, महबूबा मुफ्ती, और उनकी लड़की भी उतनी ही एक्टिव है। महाराष्ट्र में सुप्रिया सूले, दिल्ली में सुनीता के। मैं नाम ये कह रहा हूं कि ऑपोजिशन में आपको महिलाओं की एक अच्छी तादाद मिलती है जो जाके अपनी बात कह रही हैं और दमदारी से कह रही हैं। बीजेपी में केवल लिप सर्विस होगी, लेकिन महिलाओं को वो ताकत कभी नहीं दी जाएगी। आपने कितनी जगह निर्मला सीतारमण को सुना कि वो कितनी जगह भाषण दे रही हैं? वो तो खुद ही कहती हैं। आपने कितनी जगह स्मृति ईरानी को सुना कि वो जाके भाषण दे रहे हैं? मैं लोकसभा चुनाव के, गाली देने के काम अलग है, गाली देने का काम लोकसभा चुनाव से पहले था, वो स्मृति ईरानी बहुत बखूबी निभाती थी। उनको काम दिया गया था कि गांधी परिवार को टारगेट करो, गाली दो। अच्छा, वो काम भी उनसे गांधी परिवार ने या कांग्रेस पार्टी ने उनको बेरोजगार कर दिया। बेरोजगार इसलिए कर दिया कि अमेठी में राहुल गांधी लड़े नहीं, तो जब लड़े नहीं तो उनका रोजगार ही खत्म, क्योंकि काम उनको सिर्फ गांधी परिवार को गाली देना था। मैं अब एक दो चीजें और करूंगा। मोदी जी बनारस की बात कर लें, गंगा पुत्र और क्या क्या बोलते रहते हैं, ये बताइए। मैं पहले तो ये बात करूं गंगा पुत्र, फिर उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल, शायद वो नहीं, ये अपनी माँ का अपमान नहीं है। मैं अगर कल के तो कहूँ कि मैं बायोलॉजिकल पुत्र नहीं हूं तो मेरी माँ का अपमान नहीं है। मतलब क्या क्या बोलते रहते हैं। बीएचयू के जो बलात्कारी थे, याद है, मैंने कल भी शो किया था, उनके नाम है, वो तीनों भाजपाई आईटी सेल के लोग।
क्या जांच हुआ, क्या पकड़े गए? मोदी जी ने कोई वक्तव्य दिया? आके बीएचयू में उन लड़कियों से मिले, उनको सांत्वना दी, अपने संसदीय क्षेत्र में आके कहा कि गलत हुआ है, मैं इसको दोबारा रिपीटेशन नहीं होगा? और एक जो सबसे गंदा काम किया, देखिए कुछ चीजें यह हैं कि आपको उसका करेक्शन, ये एक अमित शाह बोलते हैं ना, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी जी को मुजरा कब याद आया था, ये ध्यान रखिएगा। 25 मई को प्रियंका गांधी और डिंपल यादव बनारस में जाके प्रचार करती हैं। मोदी जी तिलमिला के उसी दिन 25 मई को क्या कहने लगते हैं शाम को कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब मुजरा कराएगी, अब मुजरा कराएगी। आपको समझ में नहीं आ रहा है किसको देख के बौखला गए हैं? मतलब किसी की बहन, किसी की पत्नी के बारे में अगर आप ये शब्द कहिए तो आपको शर्म नहीं आ रही है? ये मुजरा शब्द कहां से आया था, ये जरा समझने वाली चीज है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप बनारस की बात बार बार करते हैं। आपने अपनी 90 वर्ष की मां को, जिसके 6 बेटे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, जिसके 6 बेटे बेटी हैं, वो 90 वर्ष की मां को अहमदाबाद में या गांधीनगर जहां पे भी अगर एटीएम की लाइन में लगाता है तो धिक्कार है ऐसे बेटे और बेटियों के ऊपर कि अपने 90 साल की मां को एटीएम की लाइन में लगा रहे हैं। ये बेटा और बेटी कहने लायक नहीं है। ये महिलाओं का वो करेंगे। ये आप बृजभूषण की बात कर लीजिए, आपके बृजभूषण इतने सगे और इतने क्लोज हो गए कि वो महिला जो देश, मैं बार बार कहता हूं कि जो हिंदुस्तान को टोटल मेडल मिले हैं उसमें बहुत रेयर हैं, 4-5 महिलाएं अभी तक ओलंपिक मेडल लाई हैं। उन महिला खिलाड़ियों के साथ जो बृजभूषण शरण सिंह ने किया, और अब तो चार्जशीट दाखिल हो गई है, उसके बाद उसके लड़के को टिकट आप दे रहे हैं, इस पे कोई आपसे ना पूछे। आप केवल यही नहीं कर रहे हैं, आपने मणिपुर रेप केस पे, आप जो महिलाओं का रेप हुआ था उस पे आपने एक शब्द बोला? आप गए मणिपुर उनका आंसू पोंछने? क्यों नहीं जाएंगे आप? आपको केवल वोट चाहिए और मणिपुर में 2 सीटें हैं इसलिए आप वहां से भाग जाएंगे। और दूसरी तरफ रवन्ना, जो इंसान का दरिंदा है, उस दरिंदे को आप टिकट भी दिलवाएंगे और उसके साथ मंच शेयर करके उसको वोट देने की भी अपील करेंगे, और इसी इलेक्शन में करेंगे। आपने एक बार भी माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई थी, एक दरिंदे को हमने वोट दिया, मैंने आके उसके लिए चुनाव प्रचार किया? क्यों नहीं आप माफी मांगेंगे? आप केवल आप जिसको चाहिए, आप महिलाओं के साथ जो चाहिए वो व्यवहार करेंगे। आप देखिए एक चक्कर क्या है कि आपको अच्छे कौन लगते हैं। आप जिस दिन कैराकत में सब कर रहे थे, आपके रोल मॉडल आपको पवन सिंह, उनको टिकट दिए थे। महिलाओं के प्रति कैसे गाने के लिखते हैं? मनोज तिवारी जितने घटिया और अश्लील गाने गाते हैं, आप रात में हो सकता है वही सुनते हो और दूसरे दिन सुबह आके आप उसी को इलेक्शन मीटिंग में उस तरह की बातें बोलते हो। मनोज तिवारी जैसा गाने वाला आदमी, जो महिलाओं के प्रति क्या क्या उसके गानों में है, और आप ये कहने नहीं वो कलाकार है, कलाकार नहीं है वो, आज आप पार्टी के आइकॉन है वो। मैं एक चीज और कहूंगा, देश के, आप बार बार ये गिनाते हैं देश के सर्वोच्च पद पे मैंने द्रौपदी मुर्मू जी को बिठाया, उनको राष्ट्रपति, और उनके साथ जो अपमान किया उसका जवाबदेही कौन देगा? द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की राष्ट्रपति हैं, संसद का उद्घाटन होता है और जो इस देश का संविधान कहता है कि संविधान के अनुसार लोकसभा राज्यसभा इज अ पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, उस प्रेसिडेंट ओवरऑल जो राष्ट्रपति का जो ऑफिस है उसका पार्ट है। उद्घाटन आप उनको करने नहीं देते हैं, आप जाके उद्घाटन कर देते हैं। राम मंदिर में आप किस हैसियत से गए थे उद्घाटन करने और नींव रखने? अगर फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं गई? क्योंकि वो आदिवासी थी, क्योंकि वो महिला थी, इसलिए आपने उनको नहीं जाने दिया। वाई? आप क्यों करेंगे? आप कौन हैं? और अगर आप जब पूजा करने गए तो आप अपने को हिंदू और क्या क्या बताते रहते हैं। आप तो हिंदू राष्ट्र के ठेकेदार हैं। आप अपनी पत्नी को लेके क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए आप अपनी पत्नी को लेके वो करने? हिंदू धर्म में कोई भी पूजा शादीशुदा व्यक्ति के लिए पति पत्नी का बैठना जरूरी होता है। आप क्यों नहीं गए? आपने एक काम और किया है बहुत बारीकी से, क्योंकि ये मुझसे किसी ने कहा है, जो रिटर्निंग ऑफिसर रहा है, जिसने ये काम किया है। मोदी जी ने अपना जो एफिडेविट भरा है उसमें अपनी पत्नी के बारे में उन्होंने जो सारी जानकारी है कि पत्नी का पैन कार्ड नॉट नोन, पत्नी की संपत्ति नॉट नोन,
पत्नी के आभूषण नॉट नोन, ये करके करीब 57 जगह मोदी जी ने नॉट नोन नॉट नोन नॉट नोन अपनी पत्नी के बारे में किया है। पहली चीज, जिसने शादी की है, रहते हो साथ ना रहते हो अलग बात है, मैं वो एक बिल्कुल आपका व्यक्तिगत मामला है। आप अपनी पत्नी के बारे में इतना भी नहीं जानते उनका पैन नंबर क्या है, उनके पास कितना पैसा, आपकी जिम्मेदारी नहीं है पता करना, नॉट नोन लिख रहे हैं। और इसको एक और चीज समझ लीजिए, ये एक महीन बात नॉट नोन लाई गई। आप पुराने उठा के देख लीजिए, पहले लिखा जाता था निल या नॉट एप्लीकेबल, जिन कॉलम्स में आप निल या नॉट एप्लीकेबल, ये पहली बार नया आया है कि नॉट नोन। होता क्या था कि मोदी जी उसको निल नहीं लिखना चाहते थे, नॉट एप्लीकेबल बनता नहीं था क्योंकि शादीशुदा है, वो बात सामने आ चुकी है। तो एक नया चीज जोड़ी गई है नॉट नोन। आप किसी रिटर्निंग ऑफिसर से पूछ लीजिएगा जिसने पास्ट में इलेक्शन करवाए हैं, इस कॉलम में नॉट नोन पहले नहीं होता था, आप निल या नॉट एप्लीकेबल आपको लिखना होता था अगर आपके पास वो सूचना नहीं है तो। मैं द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रहा था, मैं पूरा कर लूं। मंदिर के बाद आप भारत रत्न देने गए थे अडवाणी जी के घर, आप पूरे देश ने देखा और पूरे देश में मुझे भी शर्म आई। देश का सर्वोच्च, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, राष्ट्रपति खड़ी हैं और आप बैठ के हे कर रहे हैं, ये शर्म की बात नहीं है। ये बेसिक कर्टसी और संस्कार होते हैं कि अगर कोई महिला हो, आपसे आधी उम्र की हो, आपके बेटी की उम्र की हो, अगर सार्वजनिक जगह पे आप बैठे हैं तो उस महिला के लिए आपको, अगर फॉर्मल वो है तो आपको खड़े होकर उसका अभिवादन करना, आप वहां बैठ के नहीं अभिवादन करेंगे, हे नहीं करेंगे। ये देश के लिए शर्मनाक तस्वीर थी जो उस दिन आई। दूसरा, महिलाओं को आप कितना बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। महिला बिल लाए, आपने कहा ना महिलाओं का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, वो बिल कब आरक्षण लागू होगा पता ही नहीं है, 2039 में होगा कि 2049 में होगा कि अगले शताब्दी में होगा। उस पर इतने क्लॉज रख दिए हैं कि जब अगला जनसंख्या हो जाएगा तो उसके बाद हो जाएगा, तो डिलिमिटेशन होगा तब लागू होगा। आपने क्यों नहीं अभी लागू कर दिया? किसने मना किया? किस पार्टी इसके विरोध में थी? आपने क्यों नहीं कहा 2024 में लागू होगा? एक बात और, आप बार बार एक लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का ट्रिपल तलाक करके मैंने उनके साथ बड़ा वो किया, अच्छा और वो मुझे सारे तो अब वोट मुस्लिम। CNRC में आंखों पे पट्टी बांध के भी अगर कोई देखेगा ना तो CNRC में जिस तरह से सारी मुस्लिम महिलाएं थी उस प्रोटेस्ट में, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ, चाहे देश का कई हिस्सा रहा हो, आपकी इस करतूत से वो कितनी दुखी थी। आप बाकी लोगों को कहते रहिए। और अंत में एक बात कह के मैं ये इसलिए करूंगा कि ये उम्मीद करना भाजपा से और किसी ऐसे व्यक्ति से जो अपने को कहता है कि मैं पूर्व में RSS का प्रचारक रहा हूं, क्योंकि RSS के यहाँ पुरुष प्रधान है, महिला RSS की मेंबर नहीं हो सकती है। उन्होंने महिलाओं के लिए जो संस्था बनाई है उसका नाम है राष्ट्रीय सेविका समिति। उस सेविका के रूप में महिलाओं को देखते हैं, बराबरी के रूप में नहीं देखते हैं। और इस बात को मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि ऐसी सोच के लोगों से शायद ये एक्सपेक्ट करना हम लोगों की गलती थी, लेकिन देश का संविधान उस महिला को भी उतनी ही ताकत और वोट का अधिकार देता है जितना किसी पावरफुल मंत्री या संतरी को देता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।